कि a gas is contained in a vessel fitted with a movable piston. The container is placed on a hot stove. और उसको 100 कैलोरीज की एनर्जी दी गई है। 100 कैलोरीज का मतलब है अगर हम इसको 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 जाउल्स इससे मुराद है, राइट। एक कैलोरी 4.2 जाउल्स के बराबर होती है। एंड द गैस डज 40 जाउल्स ऑफ वर्क इन द एक्सपेंशन दैट टेक्स प्लेस। तो आपने डेल्टा यू कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन है हमारे पास डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। 40 जाउल ऑफ वर्क इज डन बाय द गैस, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव 40 पुट करेंगे। डेल्टा यू हमें कैलकुलेट करना है। डेल्टा क्यू यहाँ पर क्या है, 100 कैलोरीज नीचे स्टोव में बर्न की है, मतलब गैस को दी है, तो पॉजिटिव 420 जाउल में यहाँ पर लिख दूंगा। एंड डेल्टा यू विल बी इक्वल टू 420 माइनस 40 विच विल बी इक्वल टू 380 जाउल्स। अब ये पॉजिटिव 380 जाउल है, इसका मतलब है कि गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है बाय 380 जाउल्स। 32 है कि अ थर्मोडायनामिक सिस्टम अंडरगोज अ प्रोसेस जिसमें उसकी इंटरनल एनर्जी इज डिक्रीज्ड। अगेन हम वही इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं। इंटरनल एनर्जी इज डिक्रीज्ड बाय 300, मैं इस डेल्टा यू की जगह माइनस 300 लिख दूंगा। एट द सेम टाइम 120 जाउल्स ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ये भी नेगेटिव वर्क है तो मैं इस W की जगह माइनस 120 लिख दूंगा। हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम आप कैलकुलेट करें, यानी डेल्टा क्यू आप कैलकुलेट करें। तो डेल्टा क्यू कितना है, ये बन जाएगा माइनस 420 जाउल्स। माइनस 420 जाउल्स ये उसका हीट चेंज है, राइट। और अगर कोई हमसे पूछे हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम कितनी है, तो ये लॉस्ट का वर्ड जब आ जाए तो फिर नेगेटिव साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। उसका मतलब है कि नेगेटिव तो है ही, वो अंडरस्टूड ही होता है, ठीक है ना। तो या तो आप हीट अब्जॉर्ब्ड या हीट लॉस इस तरह के वर्ड्स यूज करें, या हीट चेंज लिखें तो आगे फिर पॉजिटिव और नेगेटिव से आप इंप्लाई करेंगे कि क्या है। क्योंकि हीट लॉस्ट पहले ही लिखा जा चुका है तो हम डायरेक्टली ऑप्शन में से 420 वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लाजमी नहीं है कि माइनस 420 यहां पर हो। 33 है कि मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस डिपेंड्स ऑन व्हाट। मोलर स्पेसिफिक हीट होती है एनर्जी सप्लाइड पर मोल फॉर 1 केल्विन राइज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। और ये मुख्तलिफ गैसेज के लिए मुख्तलिफ होती है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन हीट सप्लाई टू द गैस, राइट। हीट आप ज्यादा सप्लाई करेंगे फिर वो तो ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। हमें सिर्फ 1 केल्विन का ही हीट रिक्वायर्ड देखनी है। तो हीट सप्लाई टू द गैस आप वेरिएबल करते रहें, वो जो वैल्यू है 1 केल्विन वाली वो तो चेंज नहीं होनी ना। तो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस डज नॉट डिपेंड ऑन हीट सप्लाई टू द गैस। अमाउंट ऑफ गैस पर भी ये डिपेंड नहीं करता, राइट। ये हमने हीट सप्लाई पर भी, इस पर भी डिपेंड नहीं करता। अमाउंट ऑफ गैस ये मोल है, आप 4 मोल ले लें, आप 5 मोल ले लें, उसकी भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उतनी ही होनी है। वो अलग बात कि उस 4 मोल का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा हीट चाहिए होगी, वो फिर उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं होगी, वो उसकी हीट कैपेसिटी होगी। एंड फिर वो हीट कैपेसिटी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका फार्मूला कुछ इस तरह से होता है कि हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। चाहे वो मोल्स में लें आप, जैसे ही लें, मोल्स में लेंगे तो इधर भी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखेंगे। अगर किलोग्राम्स में लेंगे तो यहाँ पर भी किलोग्राम वाली, वो जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन वाली हीट कैपेसिटी लिखेंगे। फिर उसको अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि ये जो 2 किलो लिए हैं या ये 4 मोल्स गैस ली है, इसको कितनी हीट चाहिए 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, राइट। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू, ये सी वाली वैल्यू फिर भी वही सेम ही रहती है, ये नहीं चेंज हो जाती, तो इसलिए बी ऑप्शन भी नहीं है। तीसरा है टेम्परेचर रेज्ड, इस पर भी डिपेंड नहीं करती स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। टेम्परेचर आप ज्यादा बढ़ाएं कम बढ़ाएं, उससे इस स्टैंडर्ड वैल्यू सी के ऊपर जो है कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सी के लिए तो हमने अज्यूम कर लिया कि ये 1 केल्विन वाली ही हीट है, ठीक हो गया ना। तो ये पहले 3 ऑप्शन इसको अफेक्ट नहीं करते। ये जो चौथा ऑप्शन है नेचर ऑफ अ सब्सटेंस, हाइड्रोजन गैस लेंगे उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और होगी, ऑक्सीजन लेंगे और होगी, नाइट्रोजन लेंगे और होगी, या हीलियम लेंगे तो उसकी और होगी। तो हर गैस की अपनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो नेचर ऑफ सब्सटेंस ये डिटरमिन करता है कि मोलर स्पेसिफिक हीट उस गैस की कितनी होगी। 34 है इन केस ऑफ एन एडियाबेटिक प्रोसेस मोलर स्पेसिफिक हीट इज 0। हम ये बात ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसके लिए ये डेल्टा यू जो है ये 0 होता है, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर 0 है। आप कितनी भी हीट क्यों ना दे दें तो टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। इसीलिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए
आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इनफाइनाइट, जबकि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये जो डेल्टा क्यू है ना, ये जीरो होता है, यानी हीट ना अंदर आ सकती है ना जा सकती है। और ये डेल्टा क्यू जीरो नहीं होती, डेल्टा यू जो है इंटरनल एनर्जी, ये नॉन जीरो होती है, यानी कि ये कुछ ना कुछ होती है, यानी कि टेम्परेचर गैस का राइज भी करता है, फॉल भी करता है, लेकिन हीट ना अंदर आती है ना अंदर जाती है। सो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस ये जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये बाहर से किसी भी हीट देने की या लेने की वजह से इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा, ये उस गैस की अपनी इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस के ऊपर ही इंक्रीज या डिक्रीज होता है, और वर्क उसके ऊपर होता है। कंप्रेस करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस में गैस को, तो गैस गर्म हो जाएगी, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। और अगर उसको एक्सपैंड करवाएंगे एडियाबैटिक प्रोसेस में गैस को, तो उस केस में उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, गैस ठंडी हो जाएगी। तो यानी कि ये डब्ल्यू वर्क और इंटरनल एनर्जी का ही आपस में एक्सचेंज होता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम विल कॉज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क डन बाय द सिस्टम विल कॉज डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। एडियाबैटिक प्रोसेस में ये सारा खेल होता है, डेल्टा क्यू का बीच में कोई चक्कर ही नहीं होता। सो अगर आपको कोई पूछे कि एक एडियाबैटिक प्रोसेस में गैस है और उसको आप कितनी हीट बाहर से देंगे तो उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा, तो आप कहेंगे भाई जीरो, हमें बाहर से कोई हीट देने की जरूरत नहीं है एडियाबैटिक प्रोसेस वाली गैस को कि उसका टेम्परेचर 1 केल्विन हम बढ़ाएं या घटाएं। हम सिंपली पिस्टन को मूव करके उसका टेम्परेचर घटा या कम कर सकते हैं। ये वर्क को कंट्रोल करके हम उसकी डेल्टा यू कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो कि क्या होती है, हीट सप्लाइड टू 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस टू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर बाय 1 केल्विन। तो वो 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, वो जीरो है, हमें कोई हीट नहीं चाहिए। ठीक है ना। सो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये मोलर स्पेसिफिक हीट जीरो होती है। 35 है, बॉइलिंग वाटर टेक्स हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट पर केल्विन राइज इन इट्स टेम्परेचर। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने जो सेलेक्ट किया हुआ था वो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ था। तकरीबन हर जगह हर साल ऐसा ही होता है कि बच्चे इस एमसीक्यू में, जब भी एमसीक्यू देता हूँ तो वो बी ऑप्शन इसका सेलेक्ट कर लेते हैं। बच्चे ये जो बी ऑप्शन है ना, दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सॉरी ये बी ऑप्शन जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, और ये जो ए ऑप्शन है दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है ना। तो ऐसा है कि ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है, दिस इज द हीट दैट अ बॉइलिंग वाटर या मेल्टिंग आइस रिक्वायर्स फॉर 1 ग्राम या 1 किलोग्राम ऑफ इट्स मास टू मेल्ट या टू बॉयल। ठीक है ना। तो 1 किलोग्राम पानी अगर उड़ जाएगा तो वो कितनी एनर्जी लेगा, वो हमें ये बताता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है। 1 किलोग्राम पानी को उड़ाने के लिए हमें चाहिए 22,260 उड़ाने के लिए, वेपोराइजेशन की हीट है। और 1 किलोग्राम आइस को अगर आपने पिघलाना है तो आपको 334 किलो जाउल एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। अब जब आइस पिघल रही होती है या पानी उबल रहा होता है तो उनका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है इन दोनों का, जब तक पूरी आइस पिघल नहीं जाती है, जब तक पूरा पानी क्या है, उबल नहीं जाता। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस उबलते हुए पानी या इस पिघलती हुई बर्फ को कितनी हीट दें कि इसका टेम्परेचर राइज कर जाए बाय 1 केल्विन, तो आप कहेंगे कि भाईजान इन्फिनिटी हीट भी दोगे तो तब भी इस उबलते हुए पानी या पिघलती हुई आइस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। आइस का टेम्परेचर 0 ही रहेगा, इसका 100 ही रहेगा एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, अनलेस ये कंप्लीटली पिघल या कंप्लीटली उबल नहीं जाते। ठीक है ना। तो बॉइलिंग वाटर को अगर आप इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट देंगे तो जो तब जाके उसका जो है टेम्परेचर बढ़ेगा। इनफाइनाइट का मतलब कभी भी नहीं बढ़ेगा, आप इन्फिनिटी को तो इमेजिन ही नहीं कर सकते। सो वी नीड इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट टू राइज द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर बाय 1 केल्विन। उसका कभी नहीं बढ़ सकता 1 केल्विन भी। तो ये 2260 या 334
अगर इन दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट करते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लेना चाहिए थोड़ा सा, कि इसीलिए इसका जवाब हम ए बी सी में से कोई भी सिलेक्ट नहीं करते, हम डी सेलेक्ट करते हैं। ये जो सी में वैल्यू दी गई है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है पानी की 4.18 किलो जूल पर किलोग्राम। ये जो है दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट वाटर रिक्वायर्स फॉर 1 केल्विन राइज इन इट्स टेम्परेचर पर किलोग्राम इन स्टेट्स अदर देन बॉइलिंग और फ्यूजिंग। ठीक है ना। मेल्टिंग या वेपोराइजेशन के अलावा नॉर्मल स्टेट्स में पानी को 4.18 किलो जूल पर किलोग्राम एनर्जी चाहिए और उसका टेम्परेचर इतनी एनर्जी देने से 1 केल्विन बढ़ जाएगा। बॉइलिंग और फ्यूजिंग वाटर के केस में ये 4.18 वाली वैल्यू ये होल्ड नहीं करेगी। तो अगर किसी ने ये वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट किया है तो वो भी गलत है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 36 है, when water is heated from 0 to 4 degrees of Celsius, it contracts instead of expanding. इस पूरे फिनोमिना को हम कहते हैं एनोमैलस बिहेवियर ऑफ वाटर। नॉर्मली क्या है, आप सब्सटेंस को, ये 0 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस है, ये आगे 100 है, किसी भी चीज़ को अगर हीट करेंगे तो वो क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी। किसी भी चीज़ को ठंडा करेंगे तो वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। पानी भी जस्ट लाइक अदर सब्सटेंसेस यही असूल फॉलो करता है, लेकिन इन दोनों टेम्परेचर्स के बीच में इसका ये बिहेवियर उल्टा हो जाता है 0 to 4। ठीक है ना। 0 से 4 तक ये हीट करने पर एक्सपैंड करना चाहिए लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, और 4 to 0 ठंडा करने पर इसको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए लेकिन ये एक्सपैंड करता है। ये तो आपने पढ़ लिया है मैट्रिक एफएससी के लेवल के ऊपर। एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि इन्हीं दो टेम्परेचर्स के बीच में हीट्स का भी एक एनोमैलस बिहेवियर होता है। क्योंकि आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर थर्मोडायनामिक्स का पढ़ रहे हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नॉर्मली ये होता है कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आप जानते हैं। क्यों ऐसा है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्यों ज्यादा होती है, ये हम ऊपर एक एमसीक्यू में डिस्कस कर चुके हैं अच्छा खासा। ठीक है ना। तो पानी के लिए भी नॉर्मल 4 से लेकर 100 डिग्री ऑफ सेल्सियस तक यही बिहेवियर है, लेकिन ये जो 0 से 4 तक का ये वाला दायरा है, इस केस में ये रिलेशन उल्टा हो जाता है। इस केस में स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज लेसर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो इसका जवाब आप लगाएंगे बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। 37 है, इफ R over CV is 0.67 then the gas must be what? CP minus CV is equal to R, बल्कि इसको यूं कर ले, CP over CV is equal to R। इसको थोड़ा सा अगर हम रीअरेंज करेंगे तो ऐसा होगा कि बल्कि R over CV is equal to 0.67। आप इस तरह से इसको सॉल्व कर लें, ज़्यादा ईजी हो जाएगा। हम सब जानते हैं CP माइनस CV इज इक्वल टू R। सो हम क्या करेंगे, R की जगह यहाँ पर पुट कर देंगे CP माइनस CV। इस R को हटा दें, CP माइनस CV यहाँ पर पुट कर दें। इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, CP ओवर CV माइनस CV ओवर CV विल बी इक्वल टू 0.67। ये कैंसिल हो जाएंगे। CP ओवर CV इज माइनस 1 इज इक्वल टू 0.67, या CP ओवर CV इज इक्वल टू, ये 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 1.67। ठीक है ना। ये 1.67 या 5/3 की वैल्यू जो है ये होती है गैमा वैल्यू, यानी कि CP ओवर CV वैल्यू फॉर मोनो एटॉमिक गैस। ये आपको याद होना चाहिए। सो ये जो गैस हमें गिवन है ये मोनो एटॉमिक गैस है। 38 है, 2 गैसेस हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 10 डिग्री ऑफ सेल्सियस ये उनका इनिशियल टेम्परेचर था। उनमें से जो ए वाली गैस है उसको हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट किया है, जबकि जो बी वाली गैस है उसको हमने कांस्टेंट प्रेशर पर हीट किया है, और फाइनल टेम्परेचर दोनों का 10 से हमने बढ़ाकर 12 कर दिया है। ठीक है, तो आप बताएं इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज किसका ज़्यादा होगा, ए का ज़्यादा होगा, बी का ज़्यादा होगा या किसका? तो इंटरनल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। बेसिकली टेम्परेचर अगर दोनों का 10 से 12 ही किया है तो इसका मतलब है दोनों गैसेस की इंटरनल एनर्जी की चेंजेस भी सेम ही हैं। यहाँ पर इस बात में ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि ये एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर है और दूसरी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पर होने से इंटरनल एनर्जी का चेंज इफेक्ट नहीं होता। इससे जो है ये जो डेल्टा क्यू है ये इफेक्ट होती है। तो डेल्टा क्यू इन दोनों का डिफरेंट होगा। दोनों का टेम्परेचर आपने 10 से 12 ही इंक्रीज किया है, लेकिन ये जो कांस्टेंट प्रेशर वाली है इसको आप ज़्यादा हीट देंगे एज कम्पेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम वाली को।
राइट, लेकिन इंटरनल एनर्जी की चेंजेस दोनों केसेस में सेम होंगी। क्वेश्चन नंबर 39 है, इफ सी वी इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ आर, यानी कि सी वी इज इक्वल टू 3r/2, देन आपने वैल्यू ऑफ गैमा कैलकुलेट करनी है। सो वी ऑल नो दैट सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। आपने सी वी की ये वैल्यू उठाकर इधर डाल देनी है। सी पी माइनस 3r/2 विल बी इक्वल टू आर। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट r प्लस 3r/2 एंड सी पी विल बी इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट 5r/2। अब आपके पास Cp की वैल्यू भी है, Cv की वैल्यू भी है, यू कैन इजीली कैलकुलेट गैमा। गैमा इज इक्वल टू Cp ओवर Cv। गैमा विल बी इक्वल टू 5r/2 आगे मल्टीप्लाइड बाई 2 ओवर 3r। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल होगा एंड गैमा इज इक्वल टू 5/3। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 है, वैल्यू ऑफ गैमा आपको दे दी गई है, आपने Cv और Cp की जो है इक्वेशन डिराइव करनी है इन टर्म्स ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट। So we all know that Cp over Cv is equal to gamma, which is equal to 1.5 in this case. So Cp will be equal to 1.5 times Cv. इसको उठाकर आप इस इक्वेशन में पुट कर दें। Cp की जगह 1.5 Cv लगा दें, Cv वैसे का वैसे हो जाएगा। Cv को कॉमन ले लें, 1.5 माइनस 1 आ जाएगा अंदर, बाकी इक्वेशन वैसे की वैसे। एंड Cv मल्टीप्लाइड बाय 1.5 में से 1 जाएगा तो 0.5 आ जाएगा एंड Cv विल बी इक्वल टू R डिवाइडेड बाय 0.5 या Cv विल बी इक्वल टू 2R। अब इस इक्वेशन को आपने उठा के वापस इसमें आप पुट कर दें। Cp माइनस Cv होना चाहिए, Cv की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, माइनस 2R कर रहा हूं, बाकी वैसे का वैसे। Cp विल बी इक्वल टू R प्लस 2R एंड Cp विल बी इक्वल टू 3R। ये हमने Cp की वैल्यू भी निकाल ली, Cv की वैल्यू भी निकाल ली। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 41 है, 200 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पर इक्वेशन ये होती है ना, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा क्यू की जगह पॉजिटिव 200 लिख दिया। द सिस्टम डज 150 जूल ऑफ वर्क, इसका मतलब है सिस्टम का पॉजिटिव 150 जूल है। डेल्टा यू आपने कैलकुलेट करना है। डेल्टा यू विल बी इक्वल टू 200 माइनस 150 विच इज इक्वल टू 50, तो पॉजिटिव 50। 42 है, आइसोथर्मल चेंज है। सबसे पहले इक्वेशन आप जो बनाएंगे वो ये बनाएंगे कि इसमें से डेल्टा यू हटा देंगे, ये बाकी इक्वेशन ठीक रहेगी, ठीक है ना। और इन सच अ चेंज 200 जूल इज एडेड टू द सिस्टम, तो पॉजिटिव 200 लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया। वर्क आप बताएं कितना है, तो वर्क ऑब्वियसली उतना ही होगा। अब ये पॉजिटिव 200 है तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, राइट। तो 200 जूल वर्क इज डन बाय द सिस्टम। 43 है, आइडियल गैस एक्सपैंड्स आइसोथर्मली, तो अगेन इक्वेशन ये वाली बनेगी। इट डज 250 जूल ऑफ वर्क, राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव 250 लिख दूंगा मैं। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो जीरो ही होगा क्योंकि ये आइसोथर्मल है। हाउ मच हीट इज अब्सॉर्ब्ड, तो डेल्टा क्यू 250 होगा, ठीक है ना। तो डेल्टा यू इज 0 एंड डेल्टा क्यू इज 250, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 44 है, 50 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इन अ सिलेंडर। 50 जूल हीट इज सप्लाइड, इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने 50 जूल लिख दिया। द गैस एक्सपैंड्स डूइंग 20 जूल ऑफ वर्क, तो यहां पर पॉजिटिव 20 जूल वर्क की जगह लिख दिया। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू 50 माइनस 20, इट विल बी इक्वल टू 30 जूल। इतना पॉजिटिव चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। ऑप्शन ए है, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ डायटोमिक गैस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मोनोटोमिक गैस। ऊपर हम एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं, वो इसी स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड एमसीक्यू था, हमने उसको वहां पर एक्सप्लेन किया था कि क्यों ऐसा होता है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, डायटोमिक गैस की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है मोनोटोमिक की गैस से। बी है, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी आर बोथ स्टेट फंक्शन, ये गलत है। वर्क स्टेट फंक्शन नहीं है, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। लेकिन बाकियों को भी देख लेते हैं। सी है, एन आइडियल गैस इज अज्यूम टू हैव जीरो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल, बिल्कुल ठीक है। आइडियल गैस लॉ जो हम अज्यूम करते हैं उसके मुताबिक जो पूरा का पूरा 4-5 एजम्पशंस हम देखते हैं, उसमें एक तो यही होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स मासलेस हैं, ग्रेविटी के अंदर उनकी कोई जो है मोशन नहीं है। वन ऑफ दोज एजम्पशंस इज दैट कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तभी हम कहते हैं कि वो गैस आइडियल कहलाएगी, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है।
डी है ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन वर्क इज डन एट द एक्सपेंस ऑफ ड्रॉप इन इंटरनल एनर्जी। अगेन ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ऊपर एक एमसीक्यू इसी की बेस पर था कि जब भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है तो अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो गैस ठंडी हो जाएगी, उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, तो वो जो वर्क इज बीइंग डन दैट वर्क इज बीइंग डन एट द एक्सपेंस ऑफ ड्रॉप इन इंटरनल एनर्जी। सो वी आर लेफ्ट विद दिस बी ऑप्शन विच इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट और इसी को हम अपना करेक्ट आंसर लेबल करेंगे। 46 है इफ द अमाउंट ऑफ हीट given to the system is 35 joules and the amount of work done by the system is 15 joule. Heat given to the system delta Q की जगह मैं 35 लिख दूंगा, वर्क डन बाय द सिस्टम यहाँ पर प्लस 15 लिख दें, डेल्टा U कैलकुलेट करें 35 माइनस 15 20 जाउल्स, ये है चेंज इन पॉजिटिव 20 जाउल होगा। 47 है एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुई है तो आपके पास इक्वेशन किस तरह की हो जाएगी, एडियाबैटिक है ये Q आपका 0 हो जाएगा, इक्वेशन बच जाएगी ये, एंड वी विल हैव डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W, लेकिन हम माइनस इधर लगा देंगे और उधर हम पॉजिटिव W लेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंशन दी हुई है तो वर्क को पॉजिटिव लेंगे। तो इस केस में वर्क तो पॉजिटिव ही होगा, इंटरनल एनर्जी कम होगी, सो डिक्रीज इन टेम्परेचर होगा। तो इसमें से आप डिक्रीज इन टेम्परेचर वाले दो ऑप्शन देख लें, वो दो ऑप्शन है A और C, इन दोनों में से कोई एक ठीक होगा, B और D को तो रूल आउट कर दें। अब ऐसा है कि जैसे ही एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कम होता है तो मॉलिक्यूल्स स्लो डाउन कर जाते हैं। जैसे ही मॉलिक्यूल स्लो डाउन करते हैं तो गैस के पार्टिकल्स कंटेनर की वॉल्स से उतना ज़्यादा स्ट्राइकिंग फ्रीक्वेंसी शो नहीं करते। पहले अगर एक गैस पार्टिकल कंटेनर से एक सेकंड में 17 मरतबा कोलाइड कर रहा था तो अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन के बाद वो हो सकता है 2-3 मरतबा एक सेकंड में कोलाइड करे, जस्ट एन अज्यूमिंग। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो गए हैं पर सेकंड, या जिसको हम कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि प्रेशर डिपेंड करता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में एक तो टेम्परेचर कम होगा और दूसरा प्रेशर भी कम होगा। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। 48 है कौन सा यूनिट ऑफ एनर्जी है, सो वी ऑल नो हॉर्स पावर पावर का यूनिट है, ये किलोवाट आवर ऑब्वियसली एनर्जी का यूनिट है, ये डेसीमीटर क्यूब एटीएम भी एनर्जी का यूनिट है। हमने ऊपर डिस्कस किया कि केमिस्ट्री में आप रियल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटीएम पर मोल पर केल्विन। तो ये जो डेसीमीटर क्यूब एटीएम होता है ये दिस इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी का यूनिट, ठीक है ना। नॉर्मली हम जो पढ़ते हैं वो 4 पॉइंट समथिंग जाउल पर मोल पर केल्विन पढ़ते हैं ना। तो देखें पर मोल पर केल्विन दोनों केसेस में सेम है, ये जाउल की जगह डेसीमीटर क्यूब एटीएम है, तो इसका मतलब है कि डेसीमीटर क्यूब एटीएम इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। सो बोथ बी एंड सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 49 है आइडियल गैस को कंप्रेस किया गया है कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। पहले आप इक्वेशन ही बना लें, कांस्टेंट टेम्परेचर है डेल्टा यू उड़ा दें, बाकी बचेगा ये वाली इक्वेशन। कंप्रेस है तो आप दोनों के साथ माइनस लगा दें, नेगेटिव वर्क है ना, कंप्रेस होगा वर्क डन बाय द एनवायरनमेंट ऑन द सिस्टम, नेगेटिव वर्क। तो अब आप बताएं क्या है, तो अब इस केस में देखें वर्क इज डन ऑन द गैस, हीट इज लॉस्ट बाय द गैस, तो ये जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट है। 50 है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। पहले तो आप इक्वेशन बना लें, ये होती है एडियाबैटिक एक्सपेंशन की, कंप्रेशन की होती है सॉरी, ये एक्सपेंशन के केस में आप इधर पॉजिटिव लगाएंगे इधर नेगेटिव लगाएंगे। तो वो कहता है कि इंटरनल एनर्जी इज फाउंड टू डिक्रीज बाय 2 जाउल्स, ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी इज फाउंड टू डिक्रीज बाय 2 जाउल्स। तो आप यहां पर क्या करेंगे, इस तरह लगा देंगे, ठीक है ना। ये हमने नेगेटिव रिटेन रखना है, ये ऊपर भी मैं बात डिस्कस कर चुका हूं कि फार्मूले वाला नेगेटिव को खत्म नहीं कर देना होता। तो इंटरनल एनर्जी फाउंड टू डिक्रीज बाय 2 जूल्स, तो इसके साथ माइनस आप ये सेपरेट लगाएंगे एंड इस साइड पर आप W वैसे का वैसे रखेंगे। सो वर्क डन कितना होगा, ये पॉजिटिव 2 जूल्स हो जाएगा। सो 2 जूल्स इज इक्वल, राइट। 51 है वर्क डन बाय एयर व्हेन इट expands from 50 liter to 150 liter at a constant pressure of 2 atmosphere। वर्क डन क्या होता है, प्रेशर वॉल्यूम होता है, प्रेशर की जगह क्या है 2 एटमॉस्फेयर है, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ पास्कल। चेंज इन वॉल्यूम क्या है, 50 से 150 लीटर हो गया है, तो चेंज कितना आया 100 लीटर्स का।
तो 100 लीटर्स होंगे, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय -3, 10⁻³ तो क्या आ जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, ये 5 - 3 2 आ जाएगा। खोल के ही लिख रहे हैं तो 20,000 जाउल्स। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 52 है, कौन से प्रोसेस में पीवी डायग्राम स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस है? इधर वॉल्यूम, इधर प्रेशर, और ये वाली जो ग्राफ है ये ऑब्वियसली आइसोबेरिक प्रोसेस का ही होता है। इसमें प्रेशर सेम रह रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। 53 है, अ गैस परफॉर्म्स मोस्ट वर्क, सबसे ज्यादा वर्क कब करती है? व्हेन इट एक्सपैंड्स आइसोथर्मली, आइसोबेरिकली, आइसोकोरिकली, एडियाबेटिकली। तो ये 4-5 बातें मैं आपको भी बताऊंगा, वो थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। पहले हम बात करते हैं एक्सपेंशन की। दो वॉल्यूम्स ले लेते हैं, ये V1 है जो कि लोअर वॉल्यूम है, V2 है हायर वॉल्यूम है। गैस यहां से एक्सपेंड हुई है V1 से और V2 तक जाएगी, तो उसका आइसोथर्मल कर्व इस तरह का बनेगा। और अगर इसी वॉल्यूम से V2 तक आइसोबेरिकली जाएगी तो उसका बार जो बनेगा वो इस तरह का बनेगा, ठीक है ना। और अगर वो एडियाबेटिकली जाएगी तो थोड़ा सा ज़्यादा स्टीप स्लोप बन जाएगी उसकी, इस तरह की, ठीक है ना। और अगर आइसोकोरिकली जाएगी तो उसका वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा, V1 का V1 ही रहेगा। एज अपोज टू दिस, अगेन हम यहाँ पर दो वॉल्यूम ले लेते हैं, V1 है, ये V2 है। अब कंप्रेशन, यहाँ पर हमने एक्सपेंशन स्टडी की, यहां पर हम कंप्रेशन स्टडी कर रहे हैं। अब एक वॉल्यूम V2 है और वहां से हम एक चीज को एक्सपैंड करवा रहे हैं, कंप्रेस करवा रहे हैं, सॉरी, V2 से V1 की तरफ जाएंगे। आइसोथर्म जो होगा उसकी जो स्लोप है वो थोड़ी सी कम स्टीप होगी, राइट। आइसोबार जो होगा वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा, इस तरह से। आइसोकोर जो होगा वो बिल्कुल ऑब्वियसली वैसा का वैसा स्ट्रेट लाइन होगी, वर्टिकल होगी। आइस एडियाबैट जो होगा उसकी जो कर्व होगा वो ज्यादा स्टीप होगा, ये एडियाबैट है। तो आप देखें वर्क डन जो होता है वो बराबर होता है एरिया अंडर द कर्व, राइट। अब हम देखेंगे हर केस में किस किस कर्व के अंडर एरिया कितना है, फिर हम देखेंगे कि वर्क कितना होता है। वर्क डन अंडर एडियाबैटिक कंप्रेशन, तो इसके अंडर कितना आता है? ये सारा का सारा एरिया आता है, सबसे मैक्सिमम एरिया कवर कर रहा है। सो वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस इज मैक्सिमम, बाकी इससे छोटे होंगे। अब इसको मैं मिटा देता हूं, लाइक दिस। अब आप देखें ये है आइसोथर्म, अब इसके अंदर ये वाला एरिया आता है, तो आप देख सकते हैं ये एरिया एडियाबैट वाले एरिया से तो कम है ना। तो वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर हम एक सीक्वेंस बनाएंगे तो एडियाबैट के बाद आएगा। अगेन अब इसको रिमूव कर दें, ये जो कर्व है ये आइसोबार का कर्व है, कांस्टेंट प्रेशर वाला, इसके अंदर ये वाला एरिया आता है। तो वर्क डन ड्यूरिंग आइसोबेरिक कंप्रेशन सबसे आखिर में आएगा, और आइसोकोर वाला इससे भी बाद में आएगा, लाइक दिस। राइट, उसमें जीरो वर्क है। तो कंप्रेशन की जब बात आपसे की जा रही हो और आपसे पूछा जा रहा हो किस प्रोसेस में वर्क ज्यादा है किस में कम है, तो आप ये वाला सीक्वेंस फॉलो करेंगे, ये जो मैंने यहां पर इतना बड़ा बनाया है। अब आ जाए एक्सपेंशन के ऊपर। पहला पहला कर्व है आइसोबार का, सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो वर्क डन ड्यूरिंग आइसोबेरिक प्रोसेस विल बी हाईएस्ट, इसको सबसे ऊपर रखेंगे। उसके बाद दूसरा कर्व है आइसोथर्म का, ये उससे थोड़ा सा कम एरिया है, तो वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस विल बी स्मॉलर देन दैट। उसके बाद है अगला कर्व ये वाला एडियाबैट का, इसके अंदर एरिया फिर आइसोथर्म वाले एरिया से भी कम है, और आखिर में ऑब्वियसली वो आइसोकोर ही आएगा जो यहां पर होगा। तो अब ये वाला जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस है एक्सपेंशन के केस में।
अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ी सी मैंने तमहीद इसलिए बांधी क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत कम बच्चों को फिर बाद में मुश्किल करता है, ज़्यादातर बच्चों को, बहुत कम बच्चों को आता होता है। ये कहीं पर लिख लें। अब एक्सपैंड जब कर रहा है तो सबसे ज़्यादा वर्क किस केस में होगा? आइसोबेरिक प्रोसेस में, इस वाले प्रोसेस में। तो हम बी को अपना करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। 54 है, एक आइडियल गैस आइसोथर्मल एक्सपेंशन करती है तो प्रेशर ऑफ द गैस इन द कंटेनर फॉल्स। तो वो बताए कि कहता है कि ऐसा क्यों है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, टेम्परेचर उसका चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद वो कहता है जब एक्सपेंशन हुई है तो हम देखते हैं कि प्रेशर उसका फॉल कर गया। ऐसा क्यों है? तो ऐसा है, ये अगर हम एक क्लोज कंटेनर अज्यूम कर लें, इसमें पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स किसी ना किसी मोमेंटम पी के साथ मूव कर रहे होते हैं और ये बार बार जाके स्ट्राइक करते हैं वॉल को और वापस आते हैं। इनिशियल मोमेंटम पी आई अगर उनका पी है तो फाइनल मोमेंटम उनका नेगेटिव पी होता है और चेंज इन मोमेंटम उनका होता है माइनस पी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी कि चेंज इन मोमेंटम उनका होता है -2p। ठीक है, अब हमने कहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज गिवन बाय फोर्स डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। तो फोर्स जो होगी वो बराबर होगी डेल्टा पी की जगह -2p पुट कर दें, नीचे डेल्टा टी पुट कर दें। तो जब भी ये गैस का मॉलिक्यूल एक मरतबा जाके टकरा के वापस आएगा तो इतनी फोर्स वो लगाएगा, ये फोर्स F वो लगाएगा कंटेनर की वॉल के ऊपर। इस फोर्स को जब आप डिवाइड कर देंगे एरिया के ऊपर तो आपके पास प्रेशर आ जाएगा, वो प्रेशर जो ये एक गैस का मॉलिक्यूल पुट कर रहा है। ठीक है, अब ऐसे हजारों लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं जो अपने इसी मखसूस मोमेंटम के साथ जाकर लग रहे हैं। ठीक है, एक तो बात यह हो गई। दूसरी बात यह कि ये एक चीज होती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जैसा कि हमने ऊपर भी कहा कि एक सेकंड में कितनी मर्तबा ये गैस का मॉलिक्यूल इस कंटेनर से टकराता है और वापस आता है। सो कोलिजन फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, एक तो प्रेशर इस फोर्स पर डिपेंड कर गया और फोर्स किस पर डिपेंड करती है? इस मोमेंटम के ऊपर। यानी कि अब प्रेशर दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो वो पार्टिकल किस मोमेंटम से आकर कंटेनर की वॉल से टकराता है, दूसरा उस पार्टिकल की कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो पार्टिकल एक सेकंड में कितनी मरतबा आकर टकराता है। तो अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक को कम कर देंगे, अगर आप उस गैस पार्टिकल का मोमेंटम कम कर देंगे, मोमेंटम कैसे कम करेंगे? गैस पार्टिकल की वेलोसिटी कम करेंगे। गैस पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे कम करेंगे? उसकी इंटरनल एनर्जी कम करके। अब वो स्लो मूव करेगा। इंटरनल एनर्जी किस तरह से कम करेंगे? उसका टेम्परेचर कम करके, यानी कि गैस को ठंडा कर दें। तो गैस को ठंडा करेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह कि गैस की मॉलिक्यूल्स की कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम कर दें। राइट, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स एक सेकंड में अगर पहले 1000 मरतबा टकराते थे तो अब आप उसको कम करके 500-400 कर दें तो तब भी प्रेशर कम हो जाएगा। ये दूसरा तरीका है। ये दूसरा तरीका अचीव करने, पहला तरीका अचीव करने का तरीका तो यह है कि सिंपली कूल द गैस। गैस को ठंडा करेंगे, उसका मोमेंटम उसके पार्टिकल्स का कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल स्लो डाउन हो जाएंगे। कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम करने का तरीका क्या है कि गैस को आप एक्सपैंड करवा दें। गैस को जैसे ही आप एक्सपैंड करवाएंगे तो वो जो कंटेनर था वो अब हो गया बड़ा, तो अब गैस मॉलिक्यूल का जो फासला है वो ज़्यादा हो गया। अब इस गैस मॉलिक्यूल को कंटेनर के एक साइड से ट्रेवल करके लग के जाने में, वापस आने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब ये एक सेकंड में गैस के कंटेनर के दीवार से उतनी ज़्यादा मरतबा नहीं टकराएगा जैसा कि पहले टकरा रहा था जबकि कंटेनर छोटा था, जबकि वो गैस कॉन्ट्रैक्टेड थी। ठीक है, तो या एक्सपैंड करेंगे तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, फिर भी प्रेशर कम होगा। ठंडा करेंगे तो मोमेंटम कम हो जाएगा, फिर भी प्रेशर कम होगा। तो ये दो तरीके हैं। अब हम आते हैं अपने सवाल की तरफ। गैस को किया है आइसोथर्मली एक्सपैंड, यानी कि उसका टेम्परेचर चेंज 0 है, यानी कि टेम्परेचर उसका कांस्टेंट है। आपने गैस को कूल नहीं किया, गैस का मोमेंटम चेंज नहीं किया, तो इस तरीके से आपने प्रेशर कम नहीं किया। तो अब अगर उस गैस का प्रेशर कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो आपने एक्सपेंशन की है, एक्सपेंशन की वजह से, कोलिजन फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से, इस सारे फिनोमिना की वजह से उसका प्रेशर कम हुआ है। ठीक है ना। उसने हमसे पूछा कि ये जो गैस को आइसोथर्मली एक्सपैंड किया है प्रेशर क्यों कम हुआ है। तो बोथ ए एंड बी जिस बच्चों ने लगाया है वो बच्चे इसलिए, वो सुन लें कि वो इसलिए ये जवाब गलत है क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, हम टेम्परेचर कम नहीं कर रहे। तो टेम्परेचर कम नहीं कर रहे तो मोमेंटम चेंज हो ही नहीं रहा।
तो मोमेंटम के कम होने की वजह से प्रेशर इस गैस का फॉल नहीं किया। इस गैस का जो प्रेशर फॉल किया है वो डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन की वजह से। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे आते हैं, इन फ्री एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज अनचेंज्ड। ये याद कर लें, फ्री एक्सपेंशन की जब भी बात है तो उसका मतलब है कि वो गैस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। फॉर एग्जांपल आप किसी गैस को स्पेस में छोड़ दें, स्पेस में ऑल्दो कि हमें लगता है कि स्पेस बिल्कुल वॉइड है, एम्प्टी स्पेस है, कुछ भी नहीं है, कुछ ना होने के बराबर पार्टिकल उसमें है, 1 इन बिलियंथ की कॉन्सेंट्रेशन में पार्टिकल्स हैं। तो वो गैस के पार्टिकल वहां पे फ्रीली घूम रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो वो जब फ्री एक्सपेंशन का केस आ जाता है, वैक्यूम में हम किसी गैस को एक्सपैंड करवाते हैं, तो इंटरनल एनर्जी गैस की चेंज नहीं होती। 56 है, वर्क डन इन एडियाबैटिक चेंज ऑफ अ पर्टिकुलर गैस डिपेंड्स ऑन व्हाट। अब देखें, हमारे पास इक्वेशन है जे, डेल्टा क्यू तो हो जाएगा 0, तो बाकी इक्वेशन बचेगी जे, राइट। तो इसका जो वर्क डन है ये इंटरनल एनर्जी यानी कि टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पर, प्रेशर के ऊपर, इस पर डिपेंड नहीं करता, स्पेसिफिक हीट के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। एडियाबैटिक चेंज है, तो अगर आप ज्यादा गैस को कूल कर देंगे तो आपको, अगर आप ज्यादा गैस को कूल करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा एडियाबैटिकली एक्सपैंड करना पड़ेगा उस गैस को। और अगर आप चाहते हैं कि गैस गर्म हो जाए एडियाबैटिक चेंज के थ्रू, तो आपको चाहिए कि गैस को एडियाबैटिकली कंप्रेस करें। 57, द स्लोप ऑफ आइसोथर्म S1 एंड एडियाबैट S2 इज रिलेटेड एज। ये आइसोथर्म है, ये एडियाबैट है। एडियाबैट की स्लोप हायर है, आइसोथर्म की स्लोप कम है, ठीक है। स्लोप का मतलब है कि उसकी जो स्टीपनेस है वो, तो S2 यानी कि एडियाबैट की स्लोप इज इक्वल टू S1 यानी कि आइसोथर्म की स्लोप मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। उसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा सा जवाब आएगा, वो बड़ा जवाब आएगा S2 का, S1 से बड़ा ही जवाब होगा। सो वो जो वैल्यू होती है वो गैमा होती है। 58 है, मोलर स्पेसिफिक हीट एंड स्पेसिफिक हीट पर ग्राम ऑफ अ गैस आर रिलेटेड एज। ऐसा है, मोलर स्पेसिफिक हीट होती है कि कितने जाउल आपने दिए हैं 1 मोल गैस को फॉर राइज इन 1 केल्विन टेम्परेचर। और जो मोलर स्पेसिफिक और स्पेसिफिक हीट पर ग्राम वाली होती है वो ये कहती है कि कितने जाउल हीट दी है टू 1 ग्राम ऑफ द गैस फॉर 1 केल्विन राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। अगर कोई ऐसी गैस है जिसका 1 ग्राम 1 मोल के बराबर है, तो उसकी ये वाली हीट यानी कि हीट रिक्वायर्ड बाय 1 ग्राम फॉर 1 केल्विन राइज इन टेम्परेचर, और ये वाली हीट यानी कि हीट रिक्वायर्ड बाय 1 मोल फॉर 1 केल्विन राइज इन टेम्परेचर बराबर हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि 1 ग्राम 1 मोल के ही बराबर है, तो चाहे आप 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना चाहें, बात वही है, वो 1 ग्राम ही होगा। चाहे आप 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना चाहें तो वो 1 मोल ही होगा। तो मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट पर ग्राम सेम होगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का 1 मोल 1 ग्राम से ज्यादा है, ठीक है ना, तो ऐसे केस में क्या होता है कि उसके 1 मोल को आपने ज्यादा हीट देनी होती है एज कंपेयर टू उसका 1 ग्राम, ठीक है ना। 1 मोल सपोज उसका 10 ग्राम के बराबर है और आपको 1 ग्राम के लिए 10 जाउल चाहिए, तो आपको 1 मोल का 1 केल्विन टेम्परेचर बनाने के लिए 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 100 जाउल हीट चाहिए होगी। यानी कि 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आपको 10 गुना ज्यादा हीट चाहिए होगी एज कंपेयर टू 1 ग्राम का बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर ऐसा है कि कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसका 1 मोल 1 ग्राम से कम है, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि फिर 1 ग्राम में सपोज 2 मोल या उससे ज्यादा मोल रहेंगे, ग्राम मोल से ज्यादा हो गया ना। तो अगर 1 मोल को हीट करने के लिए आपको 10 जाउल चाहिए, तो 1 ग्राम को हीट करने के लिए 10 टाइम्स 2 20 जाउल चाहिए होगी, फिर आपकी ये ग्राम वाली हीट ज्यादा हो जाएगी। देखा यह गया है कि हमारी पीरियोडिक टेबल में जो लाइटेस्ट गैस है वो है H2, उसका मोलर मास है 2 ग्राम पर मोल, यानी कि उसका 1 मोल 1 ग्राम से तो ज्यादा ही है ना। तो इसलिए हाइड्रोजन गैस की भी मोलर स्पेसिफिक हीट ज्यादा है एज कंपेयर टू स्पेसिफिक हीट पर ग्राम।
ये लाइटेस्ट गैस है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के वो इससे हैवी ही हैं, यानी कि बाकी सारे एलिमेंट्स का 1 मोल 1 ग्राम से हैवी ही है। तो कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसका 1 मोल 1 ग्राम से हल्का हो। तो इसलिए हमेशा मोलर स्पेसिफिक हीट जो है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट पर ग्राम। अगर मिरेकल ऐसा हो कि कोई ऐसा सब्सटेंस हम डिस्कवर कर लें या इन्वेंट कर लें लैब में जो कि हाइड्रोजन से भी हल्का हो, जिसका 1 मोल 2 ग्राम से भी हल्का हो, 1 ग्राम से भी हल्का हो, तो तब जाकर उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट कम हो जाएगी, स्पेसिफिक हीट का पर ग्राम ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। तो चूंकि ऐसा कोई सब्सटेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता, सो जितनी भी गैसेज हैं एग्जिस्ट करती हैं उन सारों की मोलर स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है, स्पेसिफिक हीट पर ग्राम कम होती है। 59 है, मोनोटॉमिक गैस के लिए इंटरनल एनर्जी कंसिस्ट ऑफ व्हाट? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। मोनोटॉमिक के एक ही एटम में वो या तो ऊपर नीचे दाएं बाएं जाएगा, उसकी सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ही होगी। अगर कोई ये वाला गैस है तो इसकी फिर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है, वाइब्रेट भी करता है, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, दोबारा वापस मेन पोजीशन पर आ जाता है। अगर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो फिर ये किसी ना किसी एक एक्सिस के अराउंड रोटेट भी कर सकता है, तो उसकी फिर 3 होती हैं। क्योंकि मोनोटॉमिक का पूछा है तो इसकी इंटरनल एनर्जी सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर ही डिपेंड करती है। लास्ट वन है, पीवी ग्राफ किसी थर्मोडायनामिक प्रोसेस का एक क्लॉकवाइज सर्कल है, लाइक दिस। हमने पीछे कई मरतबा डिस्कस किया कि क्लॉकवाइज सर्कल के लिए W और Q क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सो वर्क डन ड्यूरिंग दिस थर्मोडायनामिक प्रोसेस विल बी पॉजिटिव। A is the correct option. This is all for today for thermodynamics. I hope everything will be clear. See you guys in the next video. Allah आपको